सो पिछले पार्ट में हमें पता चला था कि पॉल और जॉर्डन दोनों मिसिंग थे, राइट। तो अब जब पॉल मिसिंग हो चुका है, तो जो ये वाला केस था, जो एक्सॉर्सिस्ट वाला केस था, उसमें एक न्यू मेडिकल एग्जामिनर आया था, इसमें शॉर्ट में एमी। सो एक न्यू एमई आया हुआ था, जिसने ज़्यादा कुछ तो सीन के बारे में नहीं बताया था, बट उसने जितना बताया था वो बहुत था मुझे अजीब सा फील करवाने के लिए। उसने मुझे बताया दैट देयर आर ब्रूसेस ऑन हर रिस्ट्स एंड एंकल्स। ही सेड ही बाउंड हर टाइट प्रोबेबली टू कीप हर स्टिन विच ही ट्विस्टेड हर हेड अराउंड। ही, मैंने उससे पूछा तुमने ही क्यों बोला? तब वो बोलता है कि जो पावर इस चीज़ के लिए लगती है ना, वो सिर्फ एक आदमी में ही होती है। तुम स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लो, ऐसे ऐसे टाइप के खून ज़्यादातर मर्द ही करते हैं। और जिस टाइप के पावर है, जो ऐसे पूरा गर्दन ऐसे घुमा दे, भले ही छोटी बच्ची है, बट उसकी गर्दन पूरी घुमाने के लिए इमेंस पावर चाहिए होती है। और वो जब ये चीज़ें बता रहा था, वो एक अजीब सी एक्टिंग भी कर रहा था, लाइक वो लाइक समथिंग उसको घुमाने के लिए बहुत अजीब पावर चाहिए होती है, लाइक ऐसे टाइप की। और वो अपने मुंह से ऐसे साउंड निकालता है, बताते होता है इस टाइप की। ये सुन के मुझे बड़ा बेकार लगता है। और ये सुनते ही कैटी एमी को बोलती है कि यहाँ पे अभी एक कत्ल हुआ है, एक छोटी सी लड़की का इतनी बुरी तरीके से कत्ल हुआ है। अगर तुमने आगे से कभी भी मेरे सामने इस टाइप का साउंड निकाला अपने मुंह से, तो इस टाइप का साउंड तुम्हारे जॉ से निकलेगा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत बुरी तरीके से पीटूंगी। तो इस पे एमी एकदम डर के बोलता है ओके फाइन, मैं ऐसा कुछ नहीं है, आई एम सॉरी। कैटी को वो न्यू एमी जो भी है पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल भी एम्पैथी नहीं थी। बट स्टिल जो भी हो, काम तो अब उसके साथ करना ही था। अब कैटी जो पेरेंट्स होती है उनके पास जाती है उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए। पूछने पर उनको पता चलता है जो पेरेंट्स होते हैं वो एक मूवी देखने के लिए बाहर गए होते हैं, और वो कैटी को साथ नहीं लेकर गए होते। एक्चुअली कैटी अब इतनी बड़ी हो चुकी थी कि वो पेरेंट्स उसको अलोन टाइम देना चाहते थे, प्राइवेसी देना चाहते थे, इसलिए वो कैटी को घर पे छोड़ के जाते थे। और जब भी अपने दोनों को कोई भी काम होता था तो वो साथ चले जाया करते थे। और ऐसे ही वो गए थे, ये सोचकर कि कैटी अपना जो लोनली टाइम होगी वो एंजॉय करेगी, अपनी प्राइवेसी एंजॉय करेगी। बट उन्हें नहीं पता था कि शायद वो उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होने वाली थी। जो छोटी लड़की थी वो हमेशा अपने डोर को लॉक रखती थी, और वहाँ पे डोरबेल कैमरास भी थे। अनफॉर्चुनेटली बाकी कहीं पर भी कोई भी कैमरास नहीं थे, ना ही कोई अलार्म्स थे, एंड नो लॉक्स ऑन द गर्ल्स बेडरूम विंडो ऑन द सेकंड फ्लोर। एंड ये बताते बताते जो मॉम होती है वो बताते हैं कि मेरी बेटी ने जो अभी कपड़े पहने, जो नाइट गाउन पहना हुआ है, वो उसका नहीं है। उसने दूसरे कपड़े पहने हुए थे। जो किलर था उसने कपड़े चेंज करे और उसको नाइट गाउन पहनाया गया है। पर कैटी को पता था उसने ये क्यों करा, ताकि वो रीगन जैसा, लाइक द बेल फ्रॉम द एक्सॉर्सिस्ट। वेल whoever the killer is, they have an obsession for accuracy। जो एमई होता है उसने ये भी रिवील किया होता है कि जो लड़की थी उसके भी हेड में एक अजीब सा निशान था, एक वूंड था, जैसे कि उसे पहले किसी ने सर पे मारा। कैटी बस होप कर रही थी कि उस लड़की को भी बाकी जो विक्टिम्स उन्हीं की तरह पहले मार दिया गया हो, ताकि जब उसके साथ वो ट्विस्ट कर रहे हैं और उसे वूंड्स दे रहे हैं, वो सब मतलब जिंदा लड़की को ना सहना पड़े। तो बस होप कर रही थी कि ये सब होने से पहले ये हेड ट्विस्ट और ये वूंड्स इस सबसे पहले वो मर गई हो। वेल अब कैटी अपने घर की तरफ जा ही रही थी कि तभी एमी एक और चीज़ बोलता है, जिसे सुनकर कैटी एकदम फ्रीज हो जाती है। एमी बताता है कि जो लड़की थी, किलर ने उसकी आंखों में सुपर ग्लू डाला हुआ था, एंड उसके लिप्स में भी। समझ नहीं आ रहा था क्यों। एमी बोलता है कि सुपर ग्लू उसने इसलिए डाला था ताकि उसकी आंखें ओपन रहे पूरी ऐसे वाइडली, बट वो अच्छे से लगा नहीं था, या फिर उसकी मे भी क्वांटिटी कम थी कि उसकी आंखें बंद हो जाती है। और वहीं साथ में एक अजीब सी चीज़ पड़ी हुई मिलती है कैटी को। कैटी उसको उठाने के लिए जाती है। एमी बोलता है कि डू यू नो व्हाट इज़ दिस? कैटी बोलती है क्या? तो जो एमई होता है वो बताता है कि इस चीज़ को ऐसे चेहरे पे लगाया जाता है, जिसकी वजह से मुंह पूरा ऐसे वाइडली ओपन हो जाता है। वो शायद दांत के लिए कुछ होता है, तो उससे उसकी वजह से पूरा वाइडली ओपन हो जाता है। और एमी बोलता है कि बट ये सब ऐसा किलर करेगा क्यों? कैटी एमी को बोलती है वेल दैट्स द आंसर वी हैव टू फाइंड, और ये मेरी जॉब है, तुम्हारी नहीं। तो तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी जो जॉब है तुम उस पर ध्यान करो। और अंदर ही अंदर कैटी को ये सब पता होता है कि उसने ऐसा क्यों किया। वेल स्क्रीम या फिर जो बाकी अदर हॉरर मूवीज़ है वो कैटी ने अभी तक नहीं देखी थी, बट द एक्सॉर्सिस्ट ये कैटी को अच्छे से याद थी। और कैटी को वो वाला सीन बहुत अच्छे से याद था जिसमें जिसमें वो लड़की पीठ दिखाकर बैठी है और अपनी पूरी गर्दन घुमा देती है। और जब वो ऐसी घुमाती है उसकी आंख एकदम वाइडली ओपन होती है, और वो एक अजीब सी क्रीपी सी स्माइल दे रही होती है। और शायद किलर ने भी ये इसीलिए किया था, ये सुपर ग्लू था कि वो एक अपनी आंखें हमेशा ओपन रखे और वो अजीब सी चीज़ तो मुंह पे डाल ली थी ताकि वो क्रीपी स्माइल दे पाए। अब कैटी अपने कार की तरफ जाती है। कार में वीवी भी बैठी होती है। जब कैटी जा रही होती है, कैटी कैटी को इतना इतना ज़्यादा अजीब लग रहा होता है कि वो साइड में थ्रू अप कर देती है बुशेस में ही। जैसे ही कैटी वो अपना पूरा काम करके वापस कार में आती है, वीवी पूछती है कि इतना ज़्यादा बुरा था क्या? कैटी बोलती है एग्जैक्टली। अब कैटी और वीवी
पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहे हैं और जाते जाते कैटी पूरी चीज़ें वीवी को समझा रही है कि क्या क्या हुआ, किस टाइप से हुआ, किस टाइप से किलर ने सब कुछ प्लान करा एंड एग्जीक्यूट करा। अब ये लोग पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं, वहाँ आराम से बैठते हैं। कैटी और वीवी दोनों कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं, कॉफ़ी लेके अब ये डिस्कस करने बैठते हैं कि तभी वीवी ऐसे सोचते हुए बोलते हैं कि देयर हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ पैटर्न। व्हाट डू यू मीन? कैटी पूछती है, जिस पे वीवी बताती है मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कोई पैटर्न हो, शायद कुछ हो, कुछ ऐसी चीज़ जो हम मिस कर रहे हैं। और वीवी बस सोच रही है कि क्या। वेल कैटी को समझ नहीं आ रहा। कैटी पूछती है कि तुम्हारे कोई नोट में ऐसा है जिसे हॉरर मूवीज पसंद हो, या फिर तुम्हारे तुम्हारे बॉयफ्रेंड के। वीवी जैसे ये सुनती है वो अपनी कॉफ़ी रख देती है और बोलती है मॉम, किसी को हॉरर मूवीज पसंद है तो वो एक क्राइम नहीं है, राइट? और अगर किसी का बॉयफ्रेंड है तो वो सस्पिशियस नहीं होना चाहिए, एंड नीदर हैविंग अ बॉयफ्रेंड इज सस्पिशियस। जिस पे कैटी पूछती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम क्या है। वीवी बताती है जैकब। दैट्स इट, नो लास्ट नेम। कैटी पूछती है, वीवी उस पे बोलती है कि वी वर हैविंग सच अ गुड टाइम एंड नाउ यू आर इंटेरोगेटिंग मी अबाउट माई बॉयफ्रेंड। ही इजंट रियली माई बॉयफ्रेंड लाइक ऑफिशियली, वी जस्ट वेंट आउट अ फ्यू टाइम्स। कैटी पूछते हैं इन हिज ट्रक, राइट? वेल वीवी एंडिंग में बताते हैं कि जो उसका बॉयफ्रेंड है उसका नाम है जैकब मरीनो। एंड कैटी बोलती है कि अपने बॉयफ्रेंड को बोलो कि मुझे उससे मिलना है। जिस पे वीवी एकदम चिढ़कर बोलते हैं कि ठीक है, जब जब ये सब खत्म हो जाएगा हम मिल लेंगे, हम आराम से बैठ के कॉफ़ी पे बात करेंगे, राइट? बट फिलहाल हम किसी ऐसे आदमी पे फोकस करें जो कि यहाँ पे लोगों को पागलों की तरह मारता फिर रहा है। आई गेस वो जो आदमी है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इंस्टेड ऑफ एक ऐसे लड़के से मिलना जो कि मेरा बॉयफ्रेंड तक नहीं है। कैटी बोलती है ठीक है, ओके बैक टू द टॉपिक। सो किलर ने जॉर्डन और पॉल दोनों को किडनैप कर लिया, पर दोनों को मार नहीं सकता, राइट? क्योंकि हर मूवी पे एक बंदा मरेगा। अगर ये दो लोगों को मार देगा तो नंबर्स तो गड़बड़ हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली वो दोनों को नहीं मार सकता। तुम्हारा क्या कहना है? वीवी उस पर बोलते हैं मे बी वो दोनों का ना मारे, या फिर शायद दोनों में से एक को भी ना मारे। आई डोंट नो। अभी दोनों समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या कि चल क्या रहा है। जिसपे कैटी बोलते हैं बट 7 मूवीज 7 डेज 7 मर्डर, लाइक 7 बॉडीज, राइट? जिसपे वीवी बताती है दे कुड रेफरेंस अ मूवी विदाउट किलिंग समवन, then kill 2 for the next one, or even 3. They never said 1 victim per movie. The whole thing is a reference David Fincher's 7 anyway. There was one scene in that movie. ये मूवी कैटी और वीवी ने साथ में देखी होती है। वीवी ने एक्चुअली उसे फोर्स करा होता है कि आप ये मूवी देखो, और दोनों ने साथ में देखी होती है। दोनों को एंडिंग कुछ ज़्यादा अच्छी लगी नहीं होती। उस मूवी में 2 लोग होते हैं बट एक ही मरता है। सो वीवी उसी के रेफरेंस बोलती है या इट वॉज अ गाय एंड अ प्रोस्टिट्यूट, राइट? वीवी जिस पे बोलती है कि मुझे नहीं लगता उस 7 का रेफरेंस वापस से देंगे, बट अब की जो मूवी है जो भी है उसमें भी 2 लोगों को पकड़ा गया है, दो मर्दों को। हमें कोई ऐसी मूवी सोचनी पड़ेगी जिसमें 2 मर्दों को किडनैप किया होता है, और अब दोनों सोचने लगे हैं कि ऐसी कौन सी मूवीज हो सकती है। जिसपे कैटी बोलती है दे हैड टू टेक देम समवेयर एल्स टू, जैसे कि बेका कैम्पबेल और डायलन रसल को बेका के घर पे लेके गए थे, प्रोबेबली बिकॉज हर हाउस हैड स्लाइडिंग ग्लास डोर्स, पैटियो एंड अ ट्री इन द फ्रंट लॉन। देयर स्टिकलर फॉर डिटेल्स। एंड सेम तरीके से जो एक्सॉर्सिस्ट की विक्टिम थी उसे भी मारा गया था उसी के घर पे, उसी के बेडरूम पे। बट जो रिंग वाली विक्टिम थी उसको वो किडनैप करके एक दूसरे टाउन पे लेकर आते हैं क्योंकि एक कुएं में डालना होता है। वीवी बोलती है बट जिस टाउन की वो लड़की थी उसमें भी तो बहुत सारे कुएं थे, वो उस टाउन से इस टाउन पर क्यों लाए होंगे? शायद वो चाहते हैं कि आप उन सबको नोटिस करो, शायद वो आपके सब नोटिस करवाने के लिए कर रहे हो। जैसे वीवी ये कहती है, कैटी अपनी कॉफ़ी रख देती है और सोचने लग जाते हैं कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें क्या लगता है कि ऐसी कौन सी मूवी हो सकती है जिसमें जिसमें दो लड़कों को किडनैप कराओ? जल्दी सोचो क्योंकि टाइम हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। अब वीवी अपनी आंखें बंद कर देती है और वो सोचने लग जाती है। अ हॉरर मूवी वेयर 2 guys gets kidnapped. It has to be famous one too. Scream, The Ring, The Exorcist, 7. Pretty mainstream so far. No deep cuts. But maybe they will throw one in there. Something from the 70s, very crowded decade, lots of giallo stuff. Maybe a weird slasher from the 80s, no? ऐसा लगता है वीवी को कुछ समझ आ गया। वो एकदम से मेरी आंखों में आंखें डाल के देखती है और बोलती है अभी तक जितने भी मर्डर हुए हैं उनके रेफरेंसेस बहुत बहुत ज़्यादा एक्यूरेट थे। जस्ट आप जैसे उन लोगों की डेथ हुई है, मर्डर हुए हैं, वो गूगल पे डालो और आपको उस मूवी के बारे में भी पता चल जाएगा। वो सीन तक आ जाएंगे, जैसे कि बेका और डायलन दो लव बर्ड्स जो आपस में डेट कर रहे थे और उनका मर्डर होता है। डायलन ने उस टाइप की जैकेट पहनी होती है, बेका लटकी हुई है, उसके हाथ में फ़ोन है। आप वो सब डालोगे तो आपको सबसे पहले सीन मिल जाएगा। इसका मतलब है कि जो भी किलर है वो सिर्फ मारती वक्त ये सब चीज़ें ध्यान नहीं रख रहा, वो इन लोगों की बैक स्टोरी भी ध्यान पे रख रहा है। वो सिर्फ ये नहीं कह रहा कि इन्हें मैं मार दूंगा और उस मूवी की तरह दिखा दूंगा तो ये मूवी का रेफरेंस हो जाएगा। नहीं,
जो इनकी बैक स्टोरी है, जैसे कि वो दोनों डेट कर रहे थे, वो लड़की शरीफ सी थी, सेम डैलन एकदम ऐसे टाइप का था कि जिसके कोई दुश्मन ना हो। सेम ऐसे ही स्क्रीम मूवी में था, उनके भी कोई दुश्मन नहीं थे, वो भी वैसी ही थी। और इसका मतलब है कि हमें भी बैक स्टोरीज पे ध्यान देना चाहिए। हमें एक ऐसी मूवी के बारे में सोचना है जहाँ एक पुलिस ऑफिसर हो जॉर्डन, और एक MEO हो, एक डॉक्टर जो कि पॉल है। हमें अब उस तरीके से सोचना पड़ेगा कि कौन सी मूवी में ना कि सिर्फ दो दो बॉयज़, दो दो लड़के गायब करे हैं, बल्कि ऐसी मूवीज़ जिसमें एक डॉक्टर और एक पुलिस वाला गायब करा है। कैटी को लगता है कि वीवी बहुत ज़्यादा शातिर है, उसने इतना सब डिकोड कर लिया है। अब अब हमें सिर्फ एक मूवी मूवी सोचनी है जिसमें एक डॉक्टर और एक पुलिस ऑफिसर गायब है। और अब दोनों फिर से बैठ गया सोचने में कि ऐसी कौन सी मूवी हो सकती है, कौन सी मूवी हो सकती है, कौन सी मूवी हो सकती है, कि एकदम से वीवी की फिर से आंखें खुलती है और वो बोलती है, 1 मिनट बॉम, आपने ऐसा भी बताया था ना कि जॉर्डन फोटोज़ खींचता है, लाइक उसका पुलिस में क्या काम है, नॉर्मली क्राइम सीन्स में जाना और फोटोज़ लेना, राइट? कैटी बोलती है हाँ, वो मेन यही करता है, फोटोज़ लेना एंड ऑल। वीवी एकदम से खड़ी हो जाती है और बोलती है कि इसका मतलब कि हम उसको नॉट एज अ पुलिस ऑफिसर बट एज अ फोटोग्राफर भी तो सोच सकते हैं। कैटी बोलती है यस, अब यार ऐसे सोचना चाहो तो कह सकते हो। और वीवी एकदम से हैरान है। वीवी बोलती है मॉम, शायद मैंने डिकोड कर लिया है कि ये कौन सी मूवी है। कैटी जैसे ही सुनते हैं कैटी भी खड़ी हो जाती है और बोलती है जल्दी बताओ कौन सी मूवी है। वीवी बोलती है 100। वीवी एकदम से पूछते कि क्या कोई ऐसे यहाँ पे बाथरूम है, जैसे बड़े से एबंडेंट बाथरूम जहाँ बहुत क्राउड ना आता हो, एकदम खंडर पड़े हो, इस टाइप के बाथरूम्स। जिस पे कैटी बोलते हैं कि बीवी, मुझे कंट्री के हर बाथरूम के बारे में नहीं पता, बट आई गेस एक बाथरूम यहाँ पर है जो कि एबंडेंट है, खाली पड़ा हुआ है और काफ़ी बड़ा है। द ओनली अंडरग्राउंड एबंडेंट bathroom I know is the one at the old bus station. We had to board up the whole building because squatters kept sneaking in. It was a drug den. जिस पे वीवी कहती है कि यही वो बाथरूम है। वेल कैटी काफ़ी ज़्यादा हैरान भी है कि वीवी इतने आराम से पूरे केसेस कैसे सॉल्व कर रही है, लाइक इतनी ज़्यादा अच्छे से और इतनी जल्दी जल्दी। वेल शी वॉज प्राउड एज वेल, बट ये सब टाइम ये फालतू की चीज़ों के लिए नहीं था। कैटी और वीवी भागते हुए उस बाथरूम की साइड जाते हैं जो कि थोड़ी सी दूर होता है पुलिस स्टेशन से, तो बस गाड़ी लेके निकल गए। अब कैटी वीवी को बोलते है कि तुम गाड़ी में ही रुकोगी, मैं अंदर जा रही हूँ। वीवी बोलती है बट मुझे भी चलना पड़ेगा। कैटी बोलती है वीवी ये डेंजरस है, तुम्हें अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। वीवी बोलती है मॉम, अपने हॉरर मूवीज़ नहीं देखी है, जो जो किलर होता है वो डिटेक्टिव्स की फैमिली पे सबसे पहले वार करता है। इज़न्ट इट ऑब्वियस कि आप अंदर जाओगी, मैं यहाँ अकेली रहूँगी, वो किलर कभी भी आ जाएगा, शीशा तोड़ेगा और मुझे वहाँ से ले जाएगा। कैटी बोलती है ओके फाइन, तो फिर तुम मेरे साथ चल रही हो बट एकदम चुपचाप। वीवी बोलते हैं हाँ मैं कुछ नहीं बोलूँगी। दोनों अंदर जाने लग रहे हैं। वीवी बोलती है कि पाओ मुझे भी एक गन चाहिए मेरी प्रोटेक्शन के लिए। उस पर कैटी बोलती है वीवी ये कोई हॉरर मूवी नहीं है, आई नो इट लुक्स लाइक वन बट दिस इज़ रियल लाइफ। यहाँ तुम किसी को शूट करोगी, कुछ करोगी तो वो सच में मरेगा। वीवी बोलते हैं आई नो मॉम बट स्टिल मुझे अपनी प्रोटेक्शन तो करनी पड़ेगी ना। कैटी उसको अपनी लेज़र दे देती है, वो होते नहीं कि जिससे ऐसे लगाते हैं तो वो करंट्स आता है, उस टाइप का कुछ होता है। तो वो वीवी को दे देती है और बोलते हैं जस्ट मेक श्योर कि तुम मुझे ये इससे ना मारो। अब दोनों अंदर की तरफ जाने लग रहे हैं। अभी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जो कि बहुत सालों से अबेंडन पड़ी हुई थी। गवर्नमेंट इसे तोड़ने की कोशिश कर रही थी, काफ़ी कुछ मतलब प्रोजेक्ट्स इसे तोड़ने के चल रहे थे। अब ये दोनों अंदर जाते हैं, वहाँ कोई लाइट नहीं होती, कुछ नहीं होती। दोनों ने अपनी फ्लैश लाइट ऑन करी है, बस चल रहे हैं, एक हाथ में गन है और एक हाथ में लाइट है। वेल जहाँ भी देख रहे हैं ये एकदम पुरानी हो चुकी है, जो भी चीज़ें थी उनमें जंग लग चुका है, हर जगह स्पाइडर्स माउस यहाँ से वहाँ दौड़ रहे हैं और ये चुपचाप चल रहे हैं। वहाँ पे इतनी ज़्यादा शांति थी, जब भी चल भी रहे थे इनकी फुटस्टेप्स की आवाज़ इतनी ज़ोर ज़ोर से आ रही है। पहले धीरे धीरे आगे आगे जाते हैं, अरे कुछ भी नहीं मिलता, हर डोर में लॉक लगे हुए हैं, और वो लॉक भी पूरे जम खा चुके हैं और स्टिल भी आगे आगे जा रहे हैं क्योंकि जो बाथरूम था वो शायद नीचे की साइड था। ये आगे जाते हैं तो इन्हें दिखता है कि नीचे की साइड स्टेयर्स जा रही है और ये अब स्टेयर से जाना चालू करते हैं। और जैसे ही जाना चालू करते हैं एकदम से वीवी चिल्ला के होते शिट, जिस पे कैटी एकदम से मुड़ के होती क्या हुआ। वीवी बोलते हैं कि नीचे देखो। कैटी अपनी लाइट को नीचे की तरफ करती है और उसे दिखता है कि नीचे पूरी धूल होती है हर जगह, बट एक लाइन होती है जो कि एकदम साफ होती है। ऐसा लगा है कि किसी को घसीट के लेकर गया, तो जैसे मान लो पूरी जगह धूल है फ्लोर पे और किसी को घसीट के लेकर गया तो धूल अगल बगल हो जाती है ना, बीच का साफ हो जाता है, वैसे हो गया होता है। अब ये बस उस निशान को फॉलो कर रहे हैं और फॉलो करते करते ये
नीचे चले जाते हैं। और जब ये नीचे जाते हैं तो उन्हें एक रूम में लाइट दिखती है, जो कि बहुत वियर्ड होता है क्योंकि पूरे पूरे बिल्डिंग में लाइट्स नहीं थी, बट उस रूम में लाइट थी। आई सी हाउ द किलर हैड डन इट ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। देयर वर थिक पावर केबल्स स्नीकिंग आउट ऑफ द बाथरूम डोरवे एंड स्लिंकिंग अवे थ्रू द डार्कनेस, leading deeper into the station. I could hear the hum and churn of the generator in that direction. अब कैटी और आगे आगे जाती है, सिर्फ वहाँ डोरवे दिख रहा है इनटू द मोल्डी ग्रीमी टाइल कवर्ड बाथरूम, और वहाँ पे भी लाइट्स ऑन होती है और वो सारी न्यू लाइट्स होती है। ऐसा लग रहा होता है कि अभी बस खरीद के लाई और लगाई हुई है किसी भी तरीके से। अंडरनीथ दैम was a giant blood stain. I could see the imprint of a body on it, as if someone had been lying in it for hours and it dried. अब ये सब कैटी देख ही रही है कि उसे एकदम से आवाज़ आती है, कैटी, जो कि ये आवाज़ बहुत दर्द में है, बहुत ज़्यादा दर्द में, और किसी किसी आदमी की है। एक्चुअली कैटी को पता है किसकी है, जॉर्डन की। कैटी मुड़ के देखती है तो जॉर्डन वहाँ पे पड़ा हुआ होता है। जॉर्डन वॉज ऑन दी अदर साइड ऑफ द रूम। वो एक खून में होता है, हर जगह उसका खून पड़ा हुआ होता है। वेल, जो जॉर्डन का एंकल होता है, उसके एंकल में एक शैकल बंधा हुआ होता है। उस शैकल से एक थिक चेन, मोटी सी, मतलब ऐसे समझ लो कि जॉर्डन का जो एक पैर है, जो पैर का एंकल है, उसको चेन से बांध दिया है, बहुत मोटी सी चेन है। और वो फिर दूर दूर जाते हुए कई और जो रस्टेड पाइप्स है उनसे पूरी बांध दी गई है। एंड देन कैटी की नज़र पड़ती है पॉल पर। पॉल जॉर्डन के पास ऐसे लेटा हुआ होता है, जॉर्डन ने उसे ऐसे हक करके रखा है, और पॉल मर चुका है। क्लियर कैटी को दिख रहा है कि वो मर चुका है। उसकी स्किन पूरी पेल पेल हो गई है, पूरी ब्लू कलर की हो चुकी है। और कैटी को ये समझने में कि पॉल की डेथ हो चुकी है किसी भी मेडिकल डिग्री की ज़रूरत नहीं है, उसे क्लियर दिख रहा था। कैटी बड़ी मुश्किल से पॉल को देख रही है। वो पॉल के शरीर को जैसे जैसे नीचे की साइड देखती है, वो देखती है कि पॉल की एक पूरा लेग गायब है और उससे पूरा खून खून निकला हुआ है। कैटी को ये देख के बहुत ज़्यादा दर्द सी उठती है। उसके ऐसा लगता है जैसे उसका कोई बॉडी पार्ट काट दिया, इतनी ज़्यादा दर्द उसके सीने में होती है। वेल, जो जॉर्डन होता है वो बहुत ज़्यादा डर के दूसरी साइड देख रहा होता है। जिस साइड जॉर्डन देखता है, कैटी भी उस साइड नज़र घुमाती है। जब उस साइड नज़र घुमाती है, कैटी अनकॉन्शियस होने वाली है। कैटी के सामने सब पूरा, मतलब उसके सामने पूरा मंजर ब्लड सा दिख रहा है क्योंकि उसने कुछ ऐसी चीज़ देखी नहीं होगी। कैटी ने देखा होता है कि जिस पुल में जॉर्डन होता है उसी के राइट साइड में एक और पुल होता है, और उस पुल में भी सेम जैसे जॉर्डन के पैर बंधे हुए थे, जिस चेन से बंधे हुए थे, वही वैसी चेन आ रही होती है। एक रस्टेड सी पाइप होती है जिससे बंद कर एक मोटी सी चेन आ रही होती है, और जो उस चेन का शैकल है उसमें पॉल का पैर अभी भी है। पॉल का कटा हुआ पैर उस शैकल में अभी भी है, और पॉल की जो बॉडी है वो जॉर्डन के पास है। ये देख के कैटी बहुत ज़्यादा डर जाती है, और बीवी भी उस मंजर को देख के बहुत ज़्यादा डरी थी। The only thing Vivi said at that point was shit.